एक डायन जिसने पूरी परिवार की जिंदगी एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ी कर दी कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, किस दिशा में जाए। इस डायन का प्रकोप इस परिवार के सर के ऊपर ऐसी बिजली बनकर गिरा कि आज का ये एपिसोड आप सुनेंगे ना तो आप भी उसकी घड़घड़ाहट सुन के घबरा जाएंगे। चलिए जिया की जुबानी जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 2 साल पहले घटी थी दरभंगा के अंदर एक छोटे से गांव में। और जिस टाइम पे ये घटना घटी थी ना, उस घटना की वजह से पूरा का पूरा गांव बिल्कुल हिल सा गया था। किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था कि बिना पता चले, बिना भनक लगे कुछ इतना बड़ा कांड हो सकता है। सबसे पहले हमें एक फैमिली के बारे में जानना होगा। एक फैमिली में ऋषभ नाम का लड़का था, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन। ये 4 लोग दरभंगा के अंदर एक छोटे से गांव में अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था, इसका पढ़ाई लिखाई भी चल रहा था। उस टाइम पे ऋषभ सिर्फ 12 साल का था और जो उसकी बहन थी वो गोद में थी। ऐसा हो रहा था। मम्मी घर पे काम करती थी, पापा बाहर काम करते थे। सब कुछ बहुत मस्त चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ऋषभ की फैमिली को खबर मिलती है कि जो उसकी फुफ्फा जी है ना, वो अचानक से ये दुनिया छोड़ दी है। तो ये लोग भागते हुए जाते हैं फुफ्फा जी के गांव, जो कि दरभंगा के अंदर ही छोटा सा गांव था। वो भी उसके अंदर भागते भागते जाते हैं ये लोग, पूरी फैमिली वाले लोग कि क्या हो गया। अचानक से अच्छे खासे यंग थे और वहाँ पे उस गांव में ट्रांसफ़र उनका हुआ था, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट जॉब में थे और उनका ट्रांसफ़र उस गाँव में हुआ था। और कुछ दिन ही हुए थे उस गाँव में गए हुए और अचानक से वो ऑफ कैसे हो गए। सब लोग भागते भागते वहाँ पर जाते हैं और जब जाते हैं तो क्या पता चलता है कि ये जो ऑफ हुए हैं ना, ये खुद से नहीं हुए हैं, इनको एक डायन ने मारी है। ये जाते से ही पता चलता है, क्योंकि फूफा जी की जो वाइफ थी यानी कि बुआ जी, वो क्या बताती है कि हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर ट्रांसफ़र होके फूफा जी का यहाँ पर हम लोग पहुँचे। उसके बाद से आराम से अपने घर में हम लोग रह रहे थे, ये अपने काम वाम पे जाते थे। लेकिन जो अपने घर के सामने वाले घर में एक औरत रहती है, उस औरत से बिना मतलब फूफा जी की लड़ाई हो गई, क्योंकि वो कुछ बहुत ही गंदी तरह से उसने कुछ टॉन्ट मारी थी या गाली दी थी। तो फूफा जी ने बोले क्या हुआ, क्यों गाली दे रही, ऐसा कुछ हुआ था, बहस और लड़ाई हो गई थी। और गांव वाले लोग बोलते थे कि वो जो औरत है ना, वो बहुत बड़ी डायन है। वो एक बार किसी के ऊपर अपनी नज़र ऐसे उठा के भी देख लेती है ना, वो इंसान बीमार होते 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 पूरा अंदर से सड़ने लगता है। और यहाँ पर तो फूफा जी ने उससे लड़ाई किए थे। बुआ जी बताती हैं कि लड़ाई किए और उसके बाद दूसरे दिन की ही बात थी, हम लोग आराम से बैठ के शाम के टाइम में खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद वो अचानक से बोलते हैं कि मेरे गले में जल रहा है, कुछ बहुत गंदा मेरे गले में कुछ जल रहा है, मुझे कुछ अजीब सी तकलीफ सी हो रही है। तो बुआ जी बोलते क्या हुआ, तीखा भी खाना नहीं था, और क्योंकि वो तीखा खाते नहीं थे, बहुत ही फीका फीका खाना खाते थे, तो उबला हुआ सा फीका खाना था। फिर भी बोल रहे हैं कि मेरा गला जल रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे गले में कुछ हो गया, आग वाग चला गया, मेरे गले में इतना कुछ जल रहा है। बुआ जी पानी वानी बहुत देती है, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते क्या हो गया, अचानक से तड़पने लगते हैं। और उसके बाद 1 घंटे बाद जैसे तैसे कर करके उनके ऊपर यहाँ पे आइस वाइस के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद वो थोड़े से नॉर्मल होते हैं और रात में सो जाते हैं। आधी रात का टाइम होता है, आधी रात के टाइम में अचानक से वो चीख के उठते हैं, चीख के उठ के बैठते हैं अपने बेड पे। बुआ जी भी वहीं पर उनके साथ सो रही थी। उठ के बैठते हैं और उठ के बैठ के उनका ऐसे मुंह ऐसे खुला का खुला रह जाता है। वो लाइट वाइट ऑन करती है, देखती हैं तो ऐसे बैठे हैं और मुंह ऐसा खुला खुला रह गया है। वो ऐसे चेक करती है क्या हुआ, वो गिर जाते हैं। ये घबरा जाती है बुआ जी, बोलती है कि क्या हुआ, बच्चों को अपने बुलाती हैं, पड़ोस वड़ोस वालों को चिल्ला चिल्ला के फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाती है। और जब इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि ये ख़त्म हो गया है। ऐसा वाला होता है। अच्छा। बुआ जब इनको बताती हैं तो ये लोग भी घबरा जाते हैं कि ये मतलब क्या है, ये तो बहुत गलत चीज़ है। वो और तुमको पता है वो डायन थे, तुम लोग यहाँ पे रह क्यों रहे थे, थोड़ा दूर घर ले लिए होते। ट्रांसफ़र मानते हैं यहाँ पर हुआ है, लेकिन थोड़ा दूर घर लेके कहीं और गांव में दूसरे हिस्से में रह लिए होते, उसके घर के पास क्यों रह रहे थे। बुआ जी रो रो के बोल रही है मुझे क्या पता, मेरी किस्मत फूटी थी जो हम लोग यहाँ पर थे, और उन्होंने क्यों उस औरत से लड़ाई की है, वो औरत मेरे पति को खा गई। बुआ जी चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं।
ये सारी चीज़ें सुन होने के बाद जो इसके ऋषभ के पापा हैं ना, वो अपनी बहन को ऐसे रोते हुए देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो अपने घर से, उनके यानी कि बुआ जी घर से बाहर निकलते हैं ऐसे द्वार पे टहलने के लिए कि कैसे रो रही है मेरी बहन की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तभी अचानक से वो औरत अपने घर के बाहर वाले हिस्से में खड़े होके इनको, ऋषभ के पापा को देख के अजीब सी स्माइल कर रही है। ऐसी वाली स्माइल कर इनको देख के ये सिर्फ इसको देखते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों देख रही है, कहीं मेरी बहन इसी औरत के बारे में बात तो नहीं कर रही थी। वो उसको भी देख ही रहे होते हैं, ऐसे ऐसे स्माइल कर रही थी और स्माइल करते करते पता नहीं क्या क्या भुनभुनाने लगती है। उसको देख के अब ऋषभ के पापा को लगता है कि हो ना हो ये वही डायन है। वो उसके नज़र के सामने से फटाक से भागते हैं और भाग के अंदर घुस जाते हैं और ऋषभ की मम्मी को जाके तुरंत बता देते हैं कि वो जो घर के सामने जो घर है गुलाबी कलर का, उसी घर की बात तो नहीं कर रही थी बहन। वो औरत मुझे देख के अजीब सा हंस रही थी और अजीब सा कुछ बुनबुना रही थी, मन में कुछ बोल रही थी। ऋषभ की मम्मी बोलती क्या बात कर रहे हो आप? वो आपको देख के ऐसे रिएक्ट की थी, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, मतलब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऋषभ पापा बोलते नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरी क्या दुश्मनी है उससे? नहीं तो हम मेरी बहनों की दुश्मनी थी तो बहनों की उसने कुछ करी होगी तो उनको वो ख़त्म हो गई, मेरी क्या दुश्मनी है? मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ऋषभ के पापा ऋषभ की मम्मी को ऐसा बोलते हैं। उसकी मम्मी बोलती है हाँ हाँ भगवान करे कुछ ना हो। उसकी मम्मी घबरा जाती है। उसके बाद ये लोग बुआ के घर पे कुछ दिनों तक रहते हैं जब तक काम क्रिया होता है। काम क्रिया करने के बाद उसके बाद ये लोग अपने घर वापस लौट जाते हैं अपने गाँव में। ऋषभ अपने गांव में आ गए, पापा मम्मी बहन सब आ गए, वहाँ पर सब आराम से रह रहे हैं। अचानक से इनके आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ था, दूसरे दिन रात में अचानक से आधी रात के टाइम में ऋषभ के पापा चीख के उठते हैं, बहुत ज़ोर से चीख के उठते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं और ऐसे 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 हिलने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से ऐसे 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 हिल रहे हैं। उनकी आँख पूरी ऐसा पलट गई है, उनकी ज़ुबान ऐसे ऐसे बाहर निकल गई है और अजीब सा हिल रहे हैं। ऋषभ की मम्मी लाइट ऑन करती है, छोटी सी बच्ची थी, वो डर जाती है। वो जो बच्ची थी उसको फटाक से ऋषभ के कमरे में सुला के आती है और बोलती है क्या हुआ जी, क्या हुआ क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ऋषभ बाहर से देख रहा है अपने पापा को, दरवाजे के बाहर से वो ऐसे से हिल रहा है। पूछती है क्या हुआ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे सिर्फ हिल ही रहे हैं। ऋषभ मम्मी बोलती है सुनो आपको क्या हुआ बताओ तो सही, ऐसे हिलाती है ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद अचानक जो उनकी आँख ऐसे थी वैसे नॉर्मल होती है और वो बोलते हैं मुझे जाना है, उस गांव का नाम बोलते हैं, मुझे जाना है वहाँ पर, अभी के अभी मुझे वहाँ पर लेके चलो। ऋषभ की मम्मी बोलती है क्या बात कर रहे हो आप, वहाँ पर क्यों जाएंगे, हम वहाँ से कल ही तो आए थे ना, वहाँ पर जाने का क्या मतलब है? तो ऋषभ के पापा बोलते हैं कि नहीं मुझे जाना है उस गाँव में, मुझे वो बुला रही है, मुझे जाना ही है, कैसे भी मुझे जाना है वहाँ पर। तो एकदम भारी आवाज़ में बोल रहे थे। इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोलती है नहीं मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वो झटका मारते हैं, बोलते हैं जाना है मुझे उस गाँव में, अभी क्या अभी मुझे उस गांव में जाना, मुझे लेके चलो वहाँ पर। ये घबरा जाती है, इनको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। उनके गांव में एक आदमी था जिसको ड्राइविंग आती थी, ड्राइवर ही था, मान लो समझ लो, किसी को अपनी गाड़ी में लेके जाना उसको लेके जाते थे। ये उस ड्राइवर को फ़ोन करती हैं और अपने घर पे बुला लेती है, बोलते हैं हमको अर्जेंट कहीं निकलना है तुम आ जाओ। तो वो ड्राइवर आ जाते हैं और इनके पास गाड़ी तो थी ही, इनकी गाड़ी को वो ड्राइवर ड्राइव करने लगता है और उसके पापा अजीब सा सुन हुए गाड़ी में जाके आगे ड्राइवर की सीट के सामने बैठ जाते हैं सीट के साथ, और पीछे ऋषभ बैठा हुआ है, उसकी बहन उसकी मम्मी गोद में बैठी हुई है। और ये लोग आधी रात के टाइम में अपने गाँव से निकल जाते हैं बुआ के गाँव जाने के लिए। इसकी मम्मी घबरा गई थी, इसलिए उसके पापा बोल रहे हैं जाना है मुझे जाना है, तो लेके जाने लगी थी। बुआ के घर पहुंचते हैं, बुआ के घर पहुंचते से ही अचानक से अपने बहन को देख के स्माइल करते हैं अजीब सी, बोलते हैं बहन मैं आ गया, अब मैं यहीं पर रहूँगा। बोलती है कि हाँ भैया ठीक है आप यहीं पर रहने, लेकिन क्या हुआ, ऐसे अचानक से कोई बात हो गई क्या? घबरा के बहन पूछती है। ऋषभ की मम्मी हर एक बात A to Z बता देती है कि ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो इसकी बुआ बोलती है भाभी आप मानो या ना मानो उस औरत ने कुछ ना कुछ करी है इनके ऊपर, आप ना इनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह दिखा दो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैंने अपने पति को नहीं दिखाई, मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, भाभी आप मेरी बात मानो, वो औरत नॉर्मल औरत नहीं है। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे, आधी रात के टाइम वहाँ पर पहुँचे थे। इनके गाँव से ज़्यादा दूर नहीं था बुआ गाँव, 3 घंटे का रास्ता था और लगभग रात के 3:45 बजे का टाइम हो रहा था। तभी अचानक से सामने वाले घर से जोर जोर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। जो सामने वाले घर में जो डायन रहती थी
वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। बुआ अपना विंडो खोल के देखती है, बोलती है हो गया उसका शुरू। रोज़ आधी रात के टाइम के बाद ऐसे ये चीखना चिल्लाना चालू करती है और पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ती है। उसके रूम के, उसके घर के अंदर से अजीबोगरीब लोगों की बात करने की आवाज़ भी आती है। गांव वाले लोग इसीलिए इसके घर से दूर अपना घर बना के रखे हैं और वापस शुरू हो गया। पता नहीं आज वो डायन क्या करेगी, किसके साथ करेगी, ऐसा बोल के बुआ रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उनके अपने पति को खोई थी ना, वो गम भुला नहीं पाई थी और भाई के साथ भी सेम हो रहा था। तो इसकी मम्मी बोलती है ऋषभ की नहीं, अगर ऐसी बात है ना तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। यहाँ पर किसी बाबा जी को बुलाते हैं कल सुबह सुबह ही और दिखा के मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, वरना वो डायन कुछ कर सकती है। ये लोग रात भर बैठे बैठे जैसे तैसे करते करते वहाँ पर बिता देते हैं। ऋषभ के पापा की हालत भी बिल्कुल एकदम सुन्न हो गए थे, बोल भी रहे थे, कुछ तो अजीब सा बोल रहे थे और उनकी हालत बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। दिन में जो ऋषभ की मम्मी है उनको बोल के, बुआ जी को बोल के एक बाबा को बुलवाती हैं। बाबा आते हैं घर पे और आते से बोल देते हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, इस आदमी को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, झाड़ फूक करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन जो प्रक्रिया आजमाई है उस डायन ने, वो उससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। वो कुछ ऐसा जादू करिए, कुछ इस प्रकार का काला जादू करिए जिससे लोग मर जाते हैं, जैसे लोग जिंदा नहीं बचते। मतलब एक प्रकार की मारण क्रिया जैसे। हाँ, ये लोग बोलते हैं बाबा जी प्लीज़ आप झाड़ फूक करो, कुछ करो, आप ठीक करो। बाबा जी झाड़ फूक वगैरह करते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी बहुत झाड़ फूक बोलते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लिया हूँ, आप हो सके तो कहीं और भी दिखा लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बच सकता है। तो ऋषभ की मम्मी इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि बोलती है कि नहीं, हम लोग आज शाम तक ही यहाँ से निकल जाएंगे, जाने के लिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि डायन यहाँ पर रहती है तो उसकी जो शक्तियाँ हैं ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय रहेंगी और ज़्यादा काम करेंगे। तो मैं अपने पति और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाऊँगी। बुआ जी को बोलती है कि देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ आज शाम के टाइम में। तो बुआ जी बोलती है हाँ ठीक है भाभी आप चले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, भैया को लेकर आप जल्दी चले जाओ। शाम के 8 बजे करीब ये लोग वहाँ से अपने ड्राइवर को और गाड़ी को लेके अपने गाँव आने के लिए निकल जाते हैं। अपने गाँव आने के लिए निकल गए हैं। आज की रात ना ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ बहुत अजीब होने वाला है। अंदर ही अंदर एक अजीब सी मनहूसियत ऋषभ के अंदर भी फैली हुई थी, उसकी मम्मी के अंदर भी फैली हुई थी। ये लोग कार से आ रहे आते आते रोड पे ये लोग चल रहे, सुनसान रोड है, बिल्कुल वीरान सा दिखाई दे रहा है, जंगली जानवर चिल्ला रहे हैं, एकदम अजीब सा क्रीपी सा माहौल बना हुआ है। तभी हाईवे पे जैसे ये लोग पहुंचते हैं, ड्राइवर गाड़ी रोक देता है, बोलता है कि देखो मुझे ना थोड़ा नींद जैसा लग रहा है, तो ये जो ढाबा दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा मैं चाय पी लेता हूँ कि थोड़ी मेरी नींद चली जाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा अगर कार चलाता रहा नींद में। तो एक काम करो आप लोग भी थोड़ा बहुत चाय वाय पी लो। ऋषभ मम्मी बोलती है ठीक है हम लोग भी पी लेंगे। अपनी बेटी को लेकर ऋषभ की मम्मी बाहर निकलती है और एक तरफ से ऋषभ बाहर निकलता है कार से। और जैसे ही ऋषभ कार से बाहर निकलता है, वो क्या पाता है कि मेरे पापा जैसे ही कार से बाहर निकले हैं, मुझे ऐसा लिटरली दिखाई दिया है कि पापा के साथ कोई तो खड़ा है। 3-4 सेकंड के लिए जुप से दिखाई दिया कोई तो शैडो टाइप खड़ा है, और ऐसे वो आँख ऐसे करके देखता है, वहाँ से वो गायब हो जाता है। उसका धक धक होने लगता है। 12 साल का बच्चा है वो, और देख रहा है कि मेरे पापा के पास कोई खड़ा था और अचानक से गायब हो गया। उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं, वहीं पर कार के बाहर चुपचाप ऐसे करके खड़े हैं। जो ड्राइवर है वो चाय पीता है, इसकी मम्मी को देता है, पापा को पूछते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो सोचते हैं कि शायद नहीं पियेंगे। ये लोग चाय वाय पीते हैं, उसके बाद ड्राइवर वापस से अपनी कार चलाना चालू कर देता है। चला रहा है, आते आते अचानक से रोड के बीचों बीच एक ट्रक चल रही थी, और ट्रक की तरफ ये गाड़ी ना देख पा रहा है ऋषभ। उसकी मम्मी तो सो गई थी उसकी बहन को लेके, और उसके पापा ऐसे भूत बन के ऐसे बैठे हुए हैं, खाली देख रहे हैं, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। चलते चलते गाड़ी अचानक से, जो ट्रक चल रही है ना, अचानक से पता नहीं कैसे अपने आप ट्रक के अंदर घुसने लगी। और ट्रक के अंदर घुसते घुसते पता ही नहीं चला कैसे ट्रक से जाके ऐसे टकरा गई। और उसके बाद उसका जो ऋषभ है वो तो पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ये क्या हो गया। उसके पापा गिर गए हैं, और उसकी मम्मी भी ऐसा खुल गया दरवाज़ा, उसकी मम्मी ऐसे बाहर फेंका गई है, और उसकी बहन कार में कहीं गिरी हुई है। और जैसे ये एक्सीडेंट होता है, उसके बाद अचानक से कार रुकती है, ड्राइवर कार से निकलता है और भाग जाता है, निकलते से ही भाग जाता है वो।
उसको ये डर था कि लोग बोलेंगे मैं कैसे कार चला रहा था, फैमिली को कैसे लेके जा रहा था, मुझे ना पकड़े पुलिस के चक्कर में भाग जाता है वो। अब ऋषभ अकेले डर रहा है कि पापा को संभालूं, कि मम्मी को संभालूं, अपनी बहन को ढूंढूं, मेरी बहन कहाँ है। अपनी बहन को ढूंढने लगता है कार के अंदर, तो कार के सीट के नीचे वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे ऐसे पड़ी हुई थी और रो रही थी। अपनी बहन को कैसे कैसे खींच के निकालता है बाहर और देखता है उसके पापा ट्रक का जो एक हिस्सा था ना, उससे सिर पे ऐसे लगा हुआ है और वो ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे उनकी आँख खुली है, सुन पड़े हुए हैं। उनको यहाँ पर चोट महसूस हो रहा है, पूरा काला काला पड़ गया है, लेकिन खून एक बूंद भी नहीं निकल रहा है। उसकी जो मम्मी है वो बाहर पड़ी हुई है, मम्मी को चोट उठा गया, थोड़ा बहुत खून निकल रहा है, ऐसा वाला हो गया। वो ऐसा चिल्लाने लगा, जोरों से रोने लगा। तभी अचानक से उधर आसपास के गांव वाले लोग होंगे, वो लोग और गाड़ी वाड़ी वाले जो आने जाने वाले लोग थे, वो इकट्ठे होते हैं और एम्बुलेंस को फ़ोन करके इनको हॉस्पिटल भेजते हैं। ये लोग सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं, मम्मी का मलहम पट्टी होता है और इसको चोट नहीं लगा था और बहन को भी नहीं लगा था, भगवान की दया से बच्चे थे, बच गए थे ये लोग। पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जैसे ही पापा जाते हैं, स्ट्रेचर पे चढ़ते हैं, वैसे ही अचानक से चीखने लगते हैं, बोलते हैं वो औरत आ गई है, वो औरत मुझे लेके चली जाएगी, वो देखो वहाँ पर खड़ी है, वो औरत मुझे लेके चली जाएगी, वो औरत मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, मुझे वो औरत मार डालेगी। ऐसा जोरों से चिल्लाने लगते हैं, एकदम हाइपर होने लगते हैं। डॉक्टर लोग भी घबरा जाते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं। उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर जैसे पकड़ ही रहे हैं, तभी अचानक से चिल्लाते उनकी आंख ऐसे पलटती है और उनकी ऐसे मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। मुंह जैसे ही खुलता है, डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये खत्म हो गया। मम्मी को, ऋषभ को जैसे पता चलता है, सबका रोना चीखना चिल्लाना चालू, क्योंकि उनको इतना भी चोट नहीं लगा था कि वो खत्म हो जाएंगे। उनको यहाँ पर चोट लगा, थोड़ा सा काला हुआ था, लेकिन अचानक जो चीखना चिल्लाना, हाइपर होना और अचानक से ख़त्म हो जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये लोग अब समझ नहीं पाते हम करें तो करें क्या। पूरी तरह से डिप्रेशन में, इनकी शरीर को घर पे लेके जाते हैं, अंतिम संस्कार होता है, सारी चीज़ें होती है। आज 2 साल हो गए हैं, अभी भी ऋषभ और उसकी मम्मी और उसकी बुआ, पूरे फैमिली वाले लोग भूल नहीं पाए हैं कि वो क्या चीज़ हुई थी। और उसके बाद उसकी मम्मी ने पुलिस कंप्लेन भी करी, जैसे कि मम्मी ने कि वो औरत ने ऐसा काला जादू करी थी मेरे नंदोई के ऊपर भी और मेरे पति के ऊपर भी। पुलिस वाले जाती है उसके घर पे खोजबीन करने के लिए, तो क्या पाते हैं कि उसके घर के छत के ऊपर बहुत सारी काला जादू करने की चीज़ें रखी हुई है, उसके घर पे रखी हुई है। और इसके जो ये ऋषभ है, इसके घर के छत के ऊपर ही बहुत सारी नींबू वो काला जादू चीज़ें रखी हुई थी। और वो औरत अपने घर पे है ही नहीं, घर खुला है लेकिन औरत नहीं है। अब पुलिस समझ जाती है कि ये कुछ ना कुछ झोल झपाटा करती थी, भाग गई मतलब वो औरत। वो कहीं कहाँ चली गई आज तक, ना ही वो अपने घर पे कभी लौट के आई, ना कुछ हुआ। पुलिस ने वहाँ पर ताला मार दिया घर पे, और कभी भी किसी भी गांव वालों को कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। कहाँ निकल गए, कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता। उसको अपनी शक्तियों से कह लो या किसी भी रीज़न से कह लो, ये भनक पड़ गई होगी कि अब पुलिस आ गई है और मैटर बहुत बड़ा हो चुका है, मेरे बारे में सबको सब कुछ पता चल चुका है। अगर मैं यहाँ पे रह गई तो गांव वाले कई बार ऐसा भी कर देते, पकड़ के मारते अलग है, फिर पेड़ पूड़ में बांध के उनको ख़त्म कर देते हैं, अग्नि के हवाले कर देते हैं। ऐसे बहुत कांड इतिहास में भी हुए हैं। तो उसकी दिमाग की बत्ती जली होगी और भागी होगी बोरिया बिस्तर लेकर, इसलिए घर वर में भी नहीं आ रही है। खैर, इस घटना में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हुआ है। हम कितना भी बोल ले, हम उस चीज़ को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जो चीज़ ऋषभ के घर वालों ने एक्सपीरियंस किए थे। ये पूरी घटना की जानकारी हमको ऋषभ ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि कितने हिम्मत बनाकर उसने लिखकर भेजा होगा। इसलिए हमने सोचा कि ये कहानी आप सभी लोगों के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।